अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी धूल का 8वां और आखिरी हिस्सा। खाला कलसूम अंदर दाखिल हुई और उसके पीछे लड़की को देखकर मैं एक लम्हे के लिए हैरतज़दा हो गया। या मेरे खुदा, ये क्या माजरा है। वो लड़की कोई और नहीं, सिर्फ नायला थी और नौकरानी के रूप में मैं जैसे पत्थर का बुत बनकर खड़ा था। नायला सर झुकाए हुए थी और उसकी नज़र अभी तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। वो सर झुकाए खाला के पीछे चली जा रही थी। फिर सलमा नाश्ता बनाते बनाते किचन से बाहर आ गई। खाला कलसूम की आवाज़ आई, बेटा इससे मिलो। और फिर खाला नायला का तारुफ करवाने लगी। ये लड़की हमारे हमसाया गांव से आई है। बेचारी बहुत अच्छी खाते पीते घराने की है, मगर शौहर निकम्मा और हड हराम मिला है। मोहब्बत की शादी की थी इस बेचारी ने। 2 बेटियां हैं, मगर शौहर को हर वक्त दोस्तों के साथ घूमने फिरने, जुए और नशे की आदत थी, जिसकी वजह से इस लड़की बेचारी की जिंदगी अजीरन हो गई। परेशानियों का शिकार है। बेचारी की किस्मत फूट गई। शादी के बाद शौहर के गुण सामने निकले। बाद में पता चला कि वो तो जुए का आदी और पता नहीं क्या क्या बदमाशियां और बुराइयां भरी हैं उसमें। खाला बोल रही थी और मैं उनकी जानिब देख रहा था। देखो सलमा बीवी, इसे तनख्वाह बता दो। अरे मियाँ, तुम क्यों खामोश हो, बात कर लो इस लड़की से। खाला ने मेरी तरफ देखकर कहा, रख लो बेचारी को, कोई मदद हो जाएगी। और उसी लम्हे नायला ने सर उठाकर मुझे देखा और फिर जैसे वो साकित रह गई। इससे पहले कि खाला कुलसूम कुछ और कहती, नायला ने खाला का हाथ पकड़ा और बोली, चलो खाला, मुझे नहीं करनी यहाँ पर नौकरी। अरे ये क्या कह रही है। खाला हैरान हुई। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है नायला बेटी, खाला बोलती रही। और नायला मेरे सामने खाला को लेकर वहां से चली गई। अरे अरे, तनख्वाह अच्छी देंगे। सलमा ने उसे पीछे से आवाज लगाई, मगर वो तो जा चुकी थी। जाने दो इन्हें सलमा, अगर वो नौकरी नहीं करना चाहती तो। सलमा हैरान थी कि उस लड़की को अचानक क्या हो गया। आजकल तो काम ढूंढे से नहीं मिलता और वो अच्छी भली नौकरी को ठुकरा कर चली गई। हमने तो अभी तक तनख्वाह की बात भी नहीं की थी। सलमा नहीं जानती थी, मगर मैं जानता था कि ये सब क्यों हुआ था। सलमा बुड़बुड़ाती रही, अजीब लोग हैं, काम मिलता है तो करते नहीं, और जब नहीं मिलता तो कहते हैं काम नहीं। दफा करो। सलमा बुड़बुड़ाती हुई किचन में चली गई। मैं दिल में सोच रहा था कि वाह मेरे मौला, तेरा इंसाफ। नायला के साथ भी अजीब हुआ। जिसके लिए उसने सारे खानदान को छोड़ा, जिसके लिए उसने मुझ जैसे इंसान को छोड़ा, आज उसी की वजह से वो दर बदर की ठोकरें खा रही थी। मामूली नौकरियां करने पर मजबूर थी। चाचा ने भी उसके साथ मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक कर लिया था। मैं दिल ही दिल में नायला की हालत पर अफसोस करने लगा। फिर मैं दफ्तर चला गया। शाम में सलमा ने दोबारा इस वाक़या का जिक्र किया तो मैंने कहा, सलमा छोड़ो, दफ़ा करो। पता नहीं उस बेचारी की अपनी कोई घरेलू मजबूरी होगी, हम किसी और नौकरानी का बंदोबस्त कर लेंगे। और वाकई चंद दिन के बाद एक नौकरानी का बंदोबस्त हो गया। नौकरानी के आने से सलमा को बहुत आराम मिल गया था। मैं पहली बेटी की पैदाइश पर बहुत खुश था। अस्पताल से हम बेटी को उठाकर घर ले आए। हमारे घर में तो जैसे खुशियों की बहार आ गई थी। सलमा भी बेटी की पैदाइश पर बहुत खुश थी। हमारा घर जन्नत का छोटा सा नमूना बन गया था। बेटी का नाम हमने सुंबुल रखा। सुंबुल ऑपरेशन की वजह से हुई थी और इस वजह से सलमा के अंदर कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से मैं और सलमा जहनी उलझन का शिकार हो गए। मैं सलमा को लेकर डॉक्टर के पास जाता और उसका चेकअप करवाता। इसी तरह एक दिन मेरी मुलाकात गायनी क्लिनिक में डॉक्टर असद से हुई। वो निहायत खुशदिली से मिला। वो नया नया उस गायनी क्लिनिक में आया था। जिस डॉक्टर से हम चेकअप करवाते थे वो वहाँ से छोड़कर जा चुकी थी। वो सलमा से इंतहाई बेतकल्लुफ़ी से मिला। मुझे पता चला कि वो सलमा का स्कूल के ज़माने से क्लास फेलो था। उसने हम दोनों को वहाँ पर वेलकम किया। उसने बताया कि उसने वो क्लिनिक उस गायनी डॉक्टर से ख़रीद लिया था। हमने उसके साथ अपना मसला डिस्कस किया और उसने हमें अच्छे तरीके से इलाज का यकीन दिलाया। हम घर वापस आ गए, मगर न जाने क्यों मुझे डॉक्टर असद का सलमा के साथ बेतकल्लुफ़ाना अंदाज पसंद नहीं आया था, जिसका इजहार मैंने दबे दबे लफ्ज़ों में सलमा से किया। तो वो चौंक कर बोली, अरे नदीम, तुम भी कैसी अजीब जाहिलों वाली बातें करते हो, पढ़े लिखे हो। वो सिर्फ डॉक्टर है और डॉक्टर बनकर मेरा मसला हल करना चाहता है, और बात इतनी है कि वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता रहा है, इसलिए मुझे जानता है। मैंने कहा, सलमा ये फजूल नहीं, वो तुम्हें अजीब सी नज़रों से देख रहा था। अरे नदीम, मैंने बताया ना, हम क्लास फेलो रह चुके हैं। वो बोली, हाँ
मगर कॉलेज में तो तुम दोनों अलग अलग हो चुके थे, मैंने कहा। हाँ इसीलिए, लेकिन स्कूल के बाद हम काफ़ी अरसे बाद मिले हैं। मगर सलमा, मैंने कह दिया हम उसके पास नहीं जाएंगे। मैंने हतमी फैसला सुना दिया। नदीम क्या कह रहे हो तुम? बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो, वो हमें स्पेशल अटेंशन देगा। और तुम कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे? मैं तो ज़रूर उसी के पास जाऊंगी और उसी से अपना इलाज कराऊंगी। सलमा को जैसे मुझसे ज़िद सी हो गई। ये हमारे दरमियान पहली तलख कलामी थी, और वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि हम किसी मेल गायनी डॉक्टर से इलाज कराएं। मैं चाहता था कि उसे किसी फीमेल डॉक्टर के पास ले जाऊं, मगर सलमा अड़ गई थी। हमारे दरमियान यही बात दूरी का बायस बनी। अगले दिन मैं उसे लेकर किसी और डॉक्टर के क्लिनिक जाने को तैयार था, मगर वो नहीं मानी। वो मुसलसल मेरे साथ बहस किए जा रही थी। शायद मैं ये भूल गया था कि वो एक वकील थी और उसे दलीलें देने में कमाल हासिल था। मैंने कहा, देखो मैं तुम्हारा शौहर हूँ सलमा, एक बात से तुम्हें मना कर रहा हूँ तो तुम्हें मना हो जाना चाहिए। अब वहाँ जाना बनता नहीं तुम्हारा। एक अच्छी बीवी होने की हैसियत से तुम्हारा फर्ज है कि तुम इस बात को यहीं रोक दो जिस बात से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझसे बहस मुबहसा करने लगी। यही बात तो मैं तुम्हें नदीम समझाना चाहती हूँ कि कोई और डॉक्टर हमें इस तरह तवज्जो नहीं देगा जिस तरह वो दे रहा है। तुम जानते हो कि मेरा मसला काफ़ी टेढ़ा है, वो कहने लगी। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाऊँगा। मैं गुस्से में दफ्तर चला गया, मगर वो बाज नहीं आई और उसी के पास चेकअप के लिए जाती रही। मुझे ये खुशफहमी थी कि वो मेरे इस तरह गुस्सा करने से और रोकने से बाज आ जाएगी, मगर वो बाज ना आई। हम कई दिन एक दूसरे से नाराज़ रहे। वो मुंह फुलाए मुझे नाश्ता और खाना तो दे देती, मगर फालतू बात मेरे साथ नहीं करती थी। मुझसे नाराज़ थी, और एक ही छत के नीचे रहते हुए हम कैसे एक दूसरे से लाताल्लुक लापरवाह रह सकते थे। मगर इस बात से हमारे दरमियान दुनिया बढ़ने लगी। डॉक्टर असद हमारे दरमियान लड़ाई की वजह बन गया। बच्चे की पैदाइश की वजह से सलमा के अंदर पेचीदगियाँ थीं, जिनके बारे में मुझे पहली डॉक्टर ने भी बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक सलमा का तवातर से इलाज ज़रूरी था। मैं उसे एक और डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन असद के पास नहीं, क्योंकि डॉक्टर असद की आंखों में मैं सलमा के लिए पसंदीदगी के जज्बात देख चुका था, और न जाने मुझे क्यों जलन सी होने लगी थी। फिर उसी शाम मैं अंगारों पर लौटने लगा, क्योंकि असद हमारे फ्लैट पर सलमा का पता करने आया था। जी फरमाइए, नदीम साहब कैसे हैं? वो खुशदिली से पूछ रहा था। मैंने सपाट लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे आए? मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा सलमा का पता करता चलूँ, कैसी है वो? उसने बेतकल्फाना अंदाज में पूछा। देखिए मिस्टर असद, अभी अल्फाज मेरे मुंह ही में थे कि पीछे सलमा की आवाज़ आई, अरे असद तुम अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? और असद मेरे सामने मेरे घर में दाखिल हो गया। गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मेरा दिल चाह रहा था कि डॉक्टर असद को उठाकर घर से बाहर फेंक दूं, मगर सलमा तो पूरी मेहमान नवाजी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैयार बैठी थी। उसे लेकर सोफे पर बैठ गई। मैं अपने कमरे में चला गया। कमाल ढीठ किस्म का इंसान था। मेरा सर्द रवैया देख कर भी उठकर नहीं गया। काफ़ी देर तक सलमा के पास बैठा बातें करता रहा। उसके जाने के बाद मेरी और सलमा की खूब लड़ाई हुई, काफ़ी तकरार हुई। हमारी बच्ची भी लड़ाई की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी, मगर सलमा को तो जैसे ज़िद हो गई थी। इस बात को उसने अना का मसला बना लिया था और किसी तौर हार मानने को तैयार ना थी। सलमा का मौक़िफ़ था कि वो महज अपने इलाज की वजह से असद की खातिरदारी और उसे खुश आमदीद कहने पर मजबूर थी, और मेरी मजबूरी ये थी कि मैं डॉक्टर असद की आंखों में सलमा के लिए पसंदीदगी देख चुका था। मैं नहीं चाहता था कि हम उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। अब वो एक शादीशुदा औरत थी। उसे ये बात ज़ेब नहीं देती थी कि वो अपने शौहर के आगे ज़बान चलाए। मेरी बात मानना उसका फ़र्ज़ था, मगर वो अपनी दलील का दिफा करने में लग जाती। डॉक्टर असद ने हमारे घर आना नहीं छोड़ा। वो इलाज के बहाने कई मरतबा मेरे फ्लैट पर आ चुका था। कम से कम मेरा तो यही ख्याल था कि इलाज एक बहाना था। एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था, मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं तबीयत ख़राबी की वजह से जल्दी घर वापस आ गया, मगर जो ही अपने घर पहुंचा तो असद को देखकर मेरा खून खौलने लगा। वो बैठा सलमा से हंस हंस कर बातें कर रहा था। मुझ पर गुस्सा और गैरत का भूत सवार हो गया। सलमा भी मुझे देखकर चौंक उठी। उसके दिल में क्या था मैं नहीं जानता, मगर उस वक्त वो मुझे बेवफाई की बुलंदियों पर लगी। मैंने आगे बढ़कर असद का गिरबान पकड़ लिया और मुक्कों और घोंसों की बारिश कर दी। सलमा चिल्लाने लगी, नदीम होश करो, असद साहब हमारे मेहमान हैं। मगर मैं तो उस मेहमान को जान से मार देना चाहता था। वो मुसलसल अपना बचाव कर रहा था और मैं उस पर वार किए जा रहा था। उसका चेहरा जख्मी हो चुका था और फिर वो अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागा।
मैंने उसका पीछा किया मगर वो भाग निकला। मैं गुस्से में मुड़ा और सलमा को खूनी नज़रों से देखने लगा। जलील औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, और तुम। मैंने उसे बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया और फर्श पर गिरा दिया। वो रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, मुझे हिजियान बकने लगी, मगर मुझ पर तो जैसे जुनून सवार था। मैंने उस पर लातों की बारिश कर दी, उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया। फिर इस पर भी गुस्सा कम न हुआ तो भागम भाग किचन में गया और छुरी उठा लाया। मुझे उस वक्त अपनी बेटी की भी कोई परवाह न थी और ना ही उसका होश था। मेरी आंखों में तो खून उतरा हुआ था और इसी जुनून ने सलमा की जान ले ली। मैंने पे दर पे छुरी के वार करके सलमा को कत्ल कर डाला। ये दूसरा कत्ल था। सलमा की खून में लथपथ लाश मेरे सामने पड़ी थी। मेरा गुस्सा अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मेरी बीवी मुझसे बेवफाई की मुर्तकिब हुई थी और उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। मैं थक हार कर सोफे पर बैठ गया। मुझसे 2 कत्ल हुए थे, एक चौधरी का और दूसरा अपनी बीवी का। अभी कुछ देर पहले जो जोश और गुस्सा मुझ पर सवार था वो उतर चुका था। इतने में मुझे अपनी बेटी के रोने की आवाज़ आई। मैं जैसे होश की दुनिया में वापस आ गया। मैं उठकर बच्ची के पास गया और उसे उठाकर प्यार करने लगा। मैंने अपनी बेटी की दुनिया वीरान कर दी थी, उसकी माँ उससे छीन ली थी। मैं रोने लगा। मैं कितनी देर बच्ची को उठाए रोता रहा। फिर मैंने खुद पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और अपने गुनाह का इकरार किया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस मेरे फ्लैट पर आ चुकी थी। पुलिस ने सलमा की लाश और बच्ची को अपनी तहवील में ले लिया और सलमा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। सुंबुल को नासिर ने, मेरे दोस्त ने आकर पुलिस से ले लिया और एक बार फिर मुझ पर कत्ल का केस चल निकला। मैंने खुद जुर्म का इकरार किया था, मगर फिर भी मुझे सजाए मौत होते होते रह गई। जज ने न जाने क्या सोचकर मुझे सजाए मौत नहीं दी थी। आबिद साहब फिर मेरी मदद को हाजिर थे, मगर इस बार मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मैं ज़िंदगी की तरफ लौटना नहीं चाहता था। आबिद साहब ने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हारी एक बेटी भी है जिसे तुम्हारी ज़रूरत है, मगर मैंने उन्हें सहूलत से इनकार कर दिया। मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। उधर सलमा के वालिद साहब ने भी मुझे सज़ा दिलवाने में कोई कसर न उठा रखी। आखिर वो हक पर थे। मैं उनकी बेटी का कातिल था। मुझे 25 साल की कैद बामुशक्कत सज़ा हो गई, मगर तकदीर फिर मुझ पर मेहरबान थी। 10 साल की सज़ा काटने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया। इन 10 सालों ने जैसे मेरी ज़िंदगी को दीमक की तरह चाट लिया था। मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया था। औरतों की बेवफाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अब जिंदा रहने को दिल नहीं चाहता था, मगर अपनी बेटी से मिलने की तड़प थी। नासिर ने मेरी बेटी को बहुत अच्छी तरह से पाला था। अब वो माशाल्लाह 9 साल की हो चुकी थी। मुझे देखा तो मुझसे लिपट गई। मैं हैरान हुआ कि वो मुझे कैसे पहचानती थी। नासिर ने मुस्कुराकर मुझे बताया कि उसने उसकी परवरिश ज़रूर की, मगर वो हर लम्हा उसे मेरे बारे में बताता रहा। मैं कुछ दिन नासिर के पास रहा और फिर अपनी बेटी के साथ गांव का रुख किया। नासिर ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने कहा, नासिर, अब मैं शहर में रहना नहीं चाहता, मेरा दिल भर चुका है। गांव पहुंचा तो सबसे पहले रूह फरसा खबर मिली कि मेरे वालिद साहब फौत हो चुके थे। बेचारे बहुत बूढ़े और बीमार हो गए थे। हमारी ज़मीनें लगान पर दी गई थीं। चाचा ने मेरी जायदाद, मेरी हर चीज़ मेरे हवाले कर दी। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने आभाई घर चला गया। हमारा घर सुनसान पड़ा था। मेरे माँ बाप की यादें उस घर में बिखरी पड़ी थीं। मैं अपने घर के तरो दीवार को देखकर कितनी देर आंसू बहाता रहा और मेरी नन्ही बेटी मेरे आंसू पोंछती रही, जैसे अपने नन्हे हाथों से मुझे हौसला दे रही हो और वो कह रही हो कि बाबा, हमें फिर एक बार इस घर को बसाना है जहाँ सिर्फ मोहब्बत होगी, खलूस होगा, चाहते होंगी। मगर मैं उसे क्या बताता कि जिस दिल पर वीरानियाँ छा चुकी हों, दिल के जिस जजीरे पर हर सू धूल पड़ी हो, वहाँ बहारें कैसे सर उठा सकती हैं।